नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा फहाद। तो 5 राज्यों में वोटिंग की तारीखें लगातार नजदीक आ रही हैं और मंगलवार को 7 तारीख को मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पहले फेज का के वोटिंग होनी है। मिजोरम में एक ही फेज में तमाम जगहों पर वोट डाल दिए जाएंगे पूरे प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में 7 और 17 दो फेजेस में वहां पर वोटिंग होनी है। और ऐसे में जो चुनावी प्रचार है वो पूरे अपने चरम पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ही बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कई चुनावी सभाएं छत्तीसगढ़ में की और आज प्रियंका गांधी की 2 चुनावी सभाएं छत्तीसगढ़ में, एक हो चुकी है जो कि खैरागढ़ में उन्होंने की और दूसरी बिलासपुर में। अब से कुछ ही देर में, बस किसी भी वक्त आप प्रियंका गांधी को सुन पाएंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में जाके उन्होंने रैली की थी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने ही छत्तीसगढ़ में रैलियां की, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार की कामयाबियां गिनवाई। ये बताया कि हमने जो वादे किए वो हमने पूरे किए और कुछ नई घोषणाएं भी उनकी तरफ से की गई हैं। सबसे पहले मैं उन घोषणाओं की बात कर देती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है प्रियंका गांधी है। और प्रियंका गांधी का जो खास अंदाज है, जिस तरह से लोगों को वो अपनी तरफ मुखातिब करती हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करती हैं, खासतौर पर महिलाओं से जिस तरह की बात करती हैं, जिस सादगी से वो पेश आती हैं, वो लोगों को बहुत लुभाता है। बड़ी तादाद में खैरागढ़ में आज लोग वहां पर जुटे हुए थे जब प्रियंका गांधी वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा कि मुझे मुझे बुखार है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोगों से जुड़ी हूं क्योंकि आप लोगों को देखकर मुझे खुशी होती है। और उन्होंने घोषणा यहाँ पर की है, कहा कि सिलेंडर रिफिल करने पर यानी कि दोबारा भरने पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, अधिक खपत पर 200 यूनिट प्रति माह तक मुफ्त बिजली, महिला स्वयं सहायता समूह तथा सक्षम योजना के तहत लिए गए ऋण माफ किए जाएंगे। 700 नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों की स्थापना जो है वो की जाएगी। सभी सरकारी स्कूलों को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। ये एक बड़ी घोषणा जो है वो की गई है। सड़क और आकस्मिक दुर्घटना में मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ी योजना है और अहम योजना है। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6,600 वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक के 726 करोड़ रुपए के कर्ज जो है वो पूरे तरीके से माफ कर दिए जाएंगे अगर सरकार दोबारा से आती है। तिवारा को भी एमएसपी पर खरीदा जाएगा। तो ये वो घोषणाएं हैं। इससे पहले जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की, जो पहले से ही 5 साल से चलती आ रही है, उसके अलावा ये नई घोषणाएं की गई हैं। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई, अडानी से लेकर जो तमाम वादे जो जुमले में तब्दील हो गए, उन सब की बात उन्होंने की। महिला आरक्षण की बात उन्होंने की कि किस तरह से महिलाओं को ठगा गया है महिला आरक्षण के नाम पर। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से नफरत के नाम पर मजहब में बांटकर वोट लिए जाते हैं और ये आप लोगों को तय करना है कि आपको दरअसल किस मुद्दे पर वोट देना है। जब आप जाएंगे वोट डालने के लिए 7 और 17 तारीख को, तो आपको ये देखना होगा कि आप किन मुद्दों, कौन से मुद्दे हैं जो आपके लिए अहम है और किन पर आप वोट डालना चाहते हैं। तो एक तरह से जिस तरह से एक नेता को एक जनता से मुखातिब होना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपनी चीजों को सामने रखना चाहिए, उसी अंदाज में जो है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आते हैं। उन्होंने लगातार यहाँ पर जिस तरह से जो जातीय सर्वे कराया गया है और जो आगे कराए जाने की बात लगातार कही जा रही है, उसको लेकर उन्होंने अब यहाँ पर अपनी बातों को रखा। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ ये बात करना इससे पहले कि प्रियंका गांधी ने को मैं सुनवाऊं आपको जो उन्होंने बेरोजगारी को लेकर जो उन्होंने बात कही है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये कहना बहुत जरूरी है कि आप ये देख रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पर जा रहे हैं। आज जैसे वो गुजरात में है, लेकिन होना उन्हें आज मिजोरम में था। 30 तारीख को ये बताया जा रहा है, ये अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन ये बताया गया था कि 30 तारीख को उन्हें मिजोरम में रैली करनी थी। लेकिन वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर करने से मना कर दिया। ये खबर आपने तमाम देखी होगी, हमने भी आपको दिखाई थी। तो प्रधानमंत्री मिजोरम नहीं गए। 7 तारीख को वहां पर वोट डाले जाने हैं। तो तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, लेकिन जहां उन्होंने जिन राज्यों में जाना चाहिए, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार करते रहे हैं, वहां से वो पूरे से नदारद है। सवाल ये उठ रहा है कि हार से पहले ही क्या हार मान ली है भारतीय जनता पार्टी ने, जो इस तरह से ना अमित शाह और ना ही प्रधानमंत्री एक्टिव नजर आ रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। इससे पहले अगर कर्नाटका की हम बात करें तो 19 रैलियां की थी प्रधानमंत्री ने और 6 रोड शो किए थे।
बंगाल की बात करें तो वहां पर उन्होंने 20 रैलियां की थी, आसाम में 6 रैलियां की थी, यूपी में 12 रैलियां की थी। और अगर कुछ और मैं पीछे चली जाऊं और कुछ और आंकड़े आपको दिखाऊं तो बिहार की अगर बात करें तो 31 रैलियां की थी प्रधानमंत्री ने, जिसको लेकर उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी कि एक राज्य के चुनाव में इतनी रैलियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन इन 5 राज्यों में आप ये देखिए कि बिल्कुल ना के बराबर ही रोड शो या रैलियां जो है वो की जा रही। रोड शो तो शायद फिर भी कर रहे हैं लेकिन रैलियां नहीं कर रहे हैं। लगे रहा है कि जिस तरह से अंदरूनी कले मध्य प्रदेश और राजस्थान में खासतौर पर देखने के लिए मिल रही है, बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, जो नेता हैं वो सड़कों पर हैं, बगावत पूरे चरम पर है। और प्रधानमंत्री के पास जो है कुछ ऐसा कहने के लिए नहीं है जिससे वो जनता को लुभा सके, सिवाय उनको बैठने के और उस तरह की सियासत करने के। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि आज जो रैली हुई है उसमें प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है खैरागढ़ में, वो आप सुनिए। देश भर में जितनी बेरोजगारी आज है 45 सालों में नहीं हुई है, इतनी बढ़ गई है बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश है जिसमें पूरे देश भर से सबसे कम बेरोजगारी है। आज पलायन बहुत होता था, नौकरियां नहीं मिलती थी प्रदेश में, लोग जाते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, अन्य प्रदेशों में रोजगार ढूंढने के लिए। आज आपकी परिस्थिति ये है कि आज के खेती किसानी छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। दूसरे प्रदेशों से लोग यहां आ रहे हैं। दिल्ली में मैं कुछ उद्योगपतियों से ऐसे ही मैं मिली, मुझे कह रहे थे कि सुना है कि रायपुर सबसे अच्छी जगह बन गई है बिजनेस करने के लिए, वहां से यहां आ रहे हैं। आपका प्रदेश आज इस जगह खड़ा है जहां आपके आत्मसम्मान को बढ़ाया गया है, देश में आपका मान सम्मान सबसे ऊंचा है, सबसे कम बेरोजगारी है, खेती से अच्छी कमाई हो रही है, सरकार से राहत मिल रही है हर चीज के लिए, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बच्चों का इलाज हो। तो आप यहां खड़े हैं और आपके साथ वाले प्रदेश मध्य प्रदेश, मैं बताती हूं आपको, जानते हैं कितनी घोषणाएं की हैं इन्होंने, इनकी सरकार ने? बताइए कितनी घोषणाएं की होंगी? 100, 1000, कितनी की होंगी? 22,000 घोषणाएं की होंगी। 22,000 घोषणाएं की हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूं आधी भी पूरी नहीं होंगी। और यहां आपकी सरकार, उपचुनाव में घोषणा हुई कि आपका जिला बनेगा, नतीजे निकलने के 2 दिन बाद 3 दिन बाद बन गया। जहां 22,000 घोषणाएं इन्होंने की, 220 घोटाले किए हैं। तो अभी आपने सुना मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है उसको भी आड़े हाथों लिया है, कहा है कि देखिए कितनी हजारों जो है घोषणाएं की गई और क्या कुछ वहां पर किया गया और किस तरह के घोटाले हुए, सब की बात उन्होंने कही है। राहुल गांधी ने भी क्या कुछ कहा, इससे पहले वो छत्तीसगढ़ में थे, मैं आपको सुनवाऊंगी मीडिया से लेकर नफरत की सियासत सब पर। लेकिन उससे पहले जो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपको करा दूं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ विवेक देश पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और इसके साथ ही बिलाल सब्जवारी जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट इन सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी विवेक जी कि क्या आपको भी ये महसूस हो रहा है कि एक तरह से प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह गृह मंत्री दोनों एक्शन से, जो चुनाव का जो पूरा एक्शन है उससे एक तरह से गायब नजर आ रहे हैं, या मैं कहूं कि बहुत ना के बराबर ही नजर आ रहे हैं? गुजरात आज है प्रधानमंत्री, जबकि आज उन्हें मिजोरम में होना था लेकिन उनकी शायद रैली कैंसिल हो गई। उनके वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनके साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया। लेकिन जिस तरह के तेवर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं, खासतौर पर आज प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में मौजूद थी और उन्होंने सरकार को, केंद्र की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को, सबको आड़े हाथों लिया। आप फिलहाल जो स्थिति है 5 राज्यों में कैसी आप देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी और इसीलिए जो प्रधानमंत्री या अमित शाह दोनों ही जो एक्शन में नजर आते हैं वो उस तरह से एक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं?
जी, क्या अभी मुझे सुन पा रही है? मेरी आवाज़ आ जी रही जी है? जी जी जी, ऐसा है कि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वो उसका जो बैकग्राउंड है, वो कर्नाटक का इलेक्शन जो है, वो उसका बैकग्राउंड है। कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ, आपने कर्नाटक में प्रधानमंत्री और अमित शाह इन्होंने कितनी रैलियाँ की, उसका आंकड़ा गिनवाया है और उस बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने वहाँ पर अपनी ताकत लगा दी थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। जो आरएसएस ने कहा कि भाई मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट तथा हिंदुत्व ये पर्याप्त नहीं है चुनाव में जीत दिलाने के लिए, वो कर्नाटक में एक तरह से साबित होते हुए हमने देखा है। उसके बैकग्राउंड पे अभी शायद मुझे लगता है कि अमित शाह और मोदी दोनों थोड़े कॉशियस है, क्योंकि देखिए जब से सत्ता में आए हैं 2014 से राज्यों में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिली है बीजेपी को। राज्यों में यश ज्यादा नहीं मिला है, हालांकि लोकसभा में वो एक एक पायदान ऊपर चढ़ते ही गए और लोकसभा में 2014 के मुकाबले 2019 में उनको और भी ज्यादा सक्सेस मिला। तो जब जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो शायद लोग मोदी जी की पॉपुलैरिटी जो है वो उसका जादू काम करता है, लेकिन जब स्टेट्स में वो जाते हैं, दिल्ली जहां पर वो बैठते हैं, मतलब दिल्ली उनकी सीट है, वहां दिल्ली में भी लोग बीजेपी को चुनकर नहीं देते। वहां कॉरपोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी लोग चुनकर नहीं देते। तो अगर जादू है तो सिर्फ लोकसभा में चलता है, विधानसभा में नहीं चलता, नगर निगम जैसे और कॉरपोरेशन के चुनाव में नहीं चलता। ये बहुत ही एक अचरज वाली बात है, लेकिन वो मोदी जी के साथ हो रहा है। केवल अगर आप गुजरात का एक एग्जाम्पल छोड़ दें, गुजरात का उदाहरण छोड़ दें, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे लोग जाते हैं, वहां करिश्मा उनका चलता है। वहां मोदी जी का बहुत ज्यादा माहौल है, ऐसा तो लगता नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स दोनों का कंबाइंड इफेक्ट वहां होता है, लेकिन ज्यादा वहां चलती है आदित्यनाथ की। तो एक गुजरात अगर छोड़ दिया जाए तो भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मोदी जी के नाम से विधानसभा में चुनकर आने का की एक गारंटी होती है? ऐसा कोई भी स्टेट हम दिखा नहीं सकते। और कर्नाटक में तो ये हुआ है कि भाई जितने भी इनके पिलर्स हैं बीजेपी के, वो सारे फेल हो गए। मतलब मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट फेल हो गया, अमित शाह का इलेक्शन मशीनरी फेल हो गया, फिर उनका हिंदुत्व का नैरेटिव जो है, नेशनलिज्म, देश प्रेम वगैरह, ये सब फेल हो गया। और जो भी उनका लाभार्थी पॉलिटिक्स है वो भी फेल हो गया। और केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो एक दुरुपयोग उन्होंने वहां किया, उसका भी कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया था। और शायद कहीं से इनको अंदेशा ये इस बात का आ गया है इन 5 राज्यों में से कि लोगों ने शायद मन बना लिया है। तो मोदी जी अभी इस बार ये नहीं चाहेंगे कि कोई इस तरह की चर्चा हो जब इलेक्शन के नतीजे आए। और अगर जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी के हाल हुए, उसी तरह से अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी फेल होती है तो उस चर्चा जो है वो चर्चा बहुत जोर पकड़ेगी, और वो जोर पकड़ने के बाद उसका एक तरह से कैस्केडिंग इफेक्ट लोकसभा इलेक्शन पर भी होगा। ऐसा कहीं तो इनको लग रहा है, इसलिए शायद उन्होंने अपनी ताकत कम कर दी है। दूसरा एक कारण मुझे जो लगता है वो ये भी है कि जो राज्य की जो इकाइयां हैं बीजेपी की, उनको इन्होंने वीक कर दिया है पिछले 10 सालों में। वो जो नेता अपने बलबूते पर मोदी जी के आने से पहले ही चुनकर आते थे, मतलब मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, इंदौर जैसी जगह से जो महाजन जी जो थी हमारी स्पीकर थी, वो 1980 के दशक से चुनकर आती थी। उस समय तो मोदी जी भिक्षा मांग रहे थे, जैसा वो कहते हैं। तो अडवाणी जी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, मुरली मनोहर जोशी, ये सारे लोग मोदी जी के आने से पहले से ही कई बार लगातार अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आते थे। तो मोदी जी का जो असर है वो 2014 के बाद है। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि सारे के सारे बीजेपी के जो नेता है वो मोदी जी के आभास से प्रकाशित है, इस तरह का एक चित्र बना दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान पहले से, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री, तब से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हुए हमने देखे, रमन सिंह देखे हैं हमने, तो वसुंधरा राजे सिंधिया देखिए। लेकिन क्षेत्रीय इकाइयों की लीडरशिप को दबा देने के बाद अब अंदर से बीजेपी में जो खलबली मची है, उसका कहीं ना कहीं
एक बीजेपी के ऊपर तक वो संदेश गया है कि भाई अगर इस तरह से रीजनल नेतृत्व को दबाया जाएगा तो लोकसभा में भी उसका एक बुरा असर हो सकता है। ये दोनों कारणों की वजह से मुझे लगता है कि अभी बीजेपी में मतलब मोदी जी और शाह जो है वो थोड़े बैकफुट पे चल रहे हैं। कहीं ये ना हो जाए कि बीजेपी के अंदर से एक इम्प्लोजन हो जाए और बीजेपी 2024 के इलेक्शन के पहले बिखर जाए या फिर टूट जाए। तो ये ना हो, इसलिए शायद अभी वो बहुत कॉशियसली चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, जाहिर सी बात है और ये नजर भी आ रहा है। इससे पहले मैं बिलाल साहब के पास आऊं, जब इससे पहले राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे तो आपको पता ही है कि मीडिया को लेकर लगातार वो हमला करते हैं और मीडिया का जिस तरह से वो सरकार बोर्ड में बैठकर पत्रकारिता करता है, विपक्ष के नेताओं को या उनकी को नहीं दिखाता है पूरे तरीके से। और अगर प्रधानमंत्री कहीं पर भी चले जाते हैं, कुछ भी अगर छोटा मोटा भी तो पूरा लाइव जिस तरह से दिखाया जाता है उसको लेकर भी कटाक्ष किया है राहुल गांधी ने। और जो नफरत की जो सियासत है उस पर भी हमला किया है राहुल गांधी ने। मैं आपको सुनवाती हूँ पहले मीडिया को लेकर क्या उन्होंने कहा है और उसके बाद नफरत की सियासत को लेकर क्या उन्होंने कहा, फिर मैं बिलाल साहब आपके पास आ रहा हूं। भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद। यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। तो आपने सुना कि अडानी पर किस तरह से हमलावर हुए हैं राहुल गांधी और कोई मौका नहीं छोड़ते हैं वो, जब लोगों को ये ना बताएं कि कैसे अडानी ने किस तरह से पूरी तमाम चीजों को जो है वो कैप्चर किया हुआ है, मीडिया को भी पूरी तरीके से कैप्चर किया हुआ है। और प्रियंका गांधी जो है जब आज वो खैरागढ़ में थी तो वहां पर भी उन्होंने अडानी को लेकर हमला किया और कहा कि कैसे तमाम जो चीजें हैं उस पर कब्जा है अडानी का और कैसे जो किसान हैं उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है। बिलाल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने ये तो सुना ही कि मीडिया को लेकर यहाँ पर हमलावर हुए हैं राहुल गांधी। जिस तरह की इलेक्शन कैंपेन पूरी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं और जितने एक्टिव वो नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक अलग तरीके के कॉन्फिडेंस में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है इन 5 राज्यों में उसकी स्थिति बेहद मजबूत है और नरेंद्र मोदी या अमित शाह पूरे तरीके से एक तरह से सीन से गायब नजर आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी अपना फेस आगे करने की कोशिश करें कि अपना चेहरा आगे करके कि उनके चेहरे पर चुनाव जो है वो लड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंस जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से गायब है। कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों चीजों की अगर तुलना करें तो? देखिए बुशरा साहबा, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उसमें मुझे कंफ्यूजन नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी जब पास्ट स्टेट इलेक्शन के चुनाव को अप्रोच कर रही थी तो ऐसा आभास हो रहा था हम सभी लोगों को कि प्रचार का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसलिए क्षेत्रीय छत्रपों को दबाया गया था और उनका कट साइज किया गया था।
और राजस्थान के अंदर तो ऑफिशियली इन्होंने अपना चेहरा कमल का फूल बनाया था। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी को समस्याओं से जूझना पड़ा, स्टेट के अंदर जो पार्टी के रिफ्ट थे उसको वो सामने उभर के आए। 10 साल की मोदी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी सरफेस पर नजर आई। राज्यों के अंदर जहां इनकी सरकारें थी वहां पर एंटी इनकम्बेंसी नजर आई, नेताओं के आपसी रिफ्ट नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत नजर आई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के झगड़े नजर आए। तो उसने प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को इन 4-5 राज्यों के चेहरे स्टेट्स के इलेक्शन में चेहरा बनाने से अपने आप को बचा ले। कहीं ऐसा ना हो कि 5 राज्यों के रिजल्ट्स की वजह से 2024 में जो उनका चेहरा है वो दांव पे न लग जाए। तो फेस सेविंग कर रही है स्ट्रेटेजिकली प्रधानमंत्री और अमित शाह ने, इसलिए इस स्ट्रेटेजिकल वेरिएशन हमें नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए 2024 ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि कोशिश हमने जरूर की है स्टेट में अपने चेहरे पे चुनाव लड़ने की, लेकिन हमें रिजल्ट्स प्राप्त होते नजर नहीं आ रहे। तो कोर्स करेक्शंस को कह सकती है या कह सकती है कि एहतियात के लिए प्रधानमंत्री ने कहीं प्रधानमंत्री की छवि दांव पे न लग जाए। 2024 का चुनाव में प्रधानमंत्री को जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की नीति निर्धारक एक चेहरा बनाना चाहते हैं, कहीं वो पूरा का पूरा कैंपेन ना बैठ जाए, उसकी एहतियात बरती गई। रहा सवाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भाषणों का, तो यकीनन दोनों भाई बहन बहुत ही संयमता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही भावुक होकर, प्रखरता के साथ और पूरी परिपक्वता के साथ चुनाव कैंपेन में जुटे हुए हैं, जनता की बातें कर रहे हैं, सरकारों के माध्यम से जो लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जानी थी उसकी बात कर रहे हैं। वास्तव में अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह चुनाव सुविधाओं का चुनाव है, जो राज्य सरकार, जो सरकारों द्वारा लोगों को दी जानी थी उसका चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह विफल होती नजर आ रही है। उनके सामने 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं सुविधाओं के रूप में राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार की जो योजनाएं वो प्रासंगिक होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की योजनाएं जो उन्होंने पूरे 5 साल दी वो प्रासंगिक होती नजर आ रही है। इसके अंदर क्या एडवांसमेंट हो सकता है, इसमें अंदर क्या तब्दीली आ सकती है, उसकी बात होती हुई नजर आ रही है। दोनों जगह कांग्रेस पार्टी अपने कैंपेन को बुनियादी मुद्दों पर फोकस किए हुए, बेरोजगारी पे फोकस किए हुए, महंगाई पे फोकस किए हुए, किसानों पर फोकस की है, कृषि की आय पर फोकस किए हुए, और देश के अंदर जो पूंजीवाद फैलाया है इस सरकार ने, दो लोगों को सिर्फ लाभ पहुंचाने की जो नीति है उसकी तुलना बार बार दोनों बहन भाई जनता के सामने रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी आज छत्तीसगढ़ के अंदर कि छत्तीसगढ़ की तुलना प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश से भी की, और छत्तीसगढ़ की तुलना प्रियंका गांधी ने गुजरात मॉडल से भी की, और उन्होंने बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गुजरात मॉडल को लेकर देश में आए थे वो तो हवाई था, वास्तव में तो विकास का मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है, जिसके बारे में उन्होंने रायपुर के अंदर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग उद्योग जा के लगा रहे हैं, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी का अनुपात घटा है, जिस तरह से पर कैपिटा इनकम आय बढ़ी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पूरा दृष्टिकोण रखने की कोशिश की है, और साथ ही साथ नीतिगत रूप से, तुलनात्मक रूप से बताने की कोशिश की है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकारें जनहित में काम करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूंजीवादियों के लिए काम करना चाहती है। जी, लेकिन विवेक देशपांडे जी, आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है, और कांग्रेस अगर इन 5 राज्यों में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ले कि अगर सरकार बनाने में कामयाब रहती है, क्योंकि कई स्टेट में तो सीधे तौर पर तमाम जो सर्वेज है वो ये दिखा ही रहे हैं। तेलंगाना जो है वहां पर आप ये देखिए कि अभूतपूर्व समर्थन जो है मिल रहा है
कांग्रेस को, चाहे जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गए थे, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, या रेवंत रेड्डी, या फिर डीके शिव कुमार, तमाम जो भी नेता वहां पहुंच रहे हैं उनको बहुत बड़ा एक समर्थन वहां पर मिल रहा है। मणिपुर में जो हाल हुआ उसकी वजह से मिजोरम में लग रहा है कि उसकी आग कहीं ना कहीं पहुंच रही है बीजेपी के लिए, कि वहां पर उसके लिए बेहद मुश्किलें पैदा हो रही हैं। और मणिपुर का हाल अभी भी क्या है ये सबको पता है। और 3 राज्यों में अगर कहीं पर कांटे की कोई टक्कर देखने के लिए मिल रही है तो वो सिर्फ राजस्थान है। बाकी जगहों पर बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। तो आपको नहीं लग रहा कि 2024 के लिए भी अगर कैंपेन शुरू करते हैं प्रधानमंत्री, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़े होंगे और क्वेश्चन मार्क लगेगा कि अभी 5 राज्यों के चुनाव वो हारे हैं, जहां पर उन्होंने अपने आप को चेहरा बनाया, जहां जितने भी स्टेट लीडर्स थे उनकी एक तरह से गत उन्होंने पीट दी कि उनको स्टेज पर उनका नाम नहीं लिया जाता, उनको जहां पोस्टर्स बनते हैं वो प्रधानमंत्री उसमें सेंटर में होते हैं, और जो स्टेट लीडर है वो तमाम पीछे होते हैं, खासतौर पर जो फेस है स्टेट का वो पीछे होते हैं। तो लोगों को ये बताया तो जा रहा है हर बार कि भाई चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको सामने रखकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, और ऐसे वक्त चुनाव प्रचार से वो गायब है। तो एक इतना कंफ्यूजन भारतीय जनता में, जब अगर यहाँ पर अगर उन्हें हार हो जाती है इन 5 राज्यों में मान लीजिए, तो आगे के लिए तो मुश्किलें और बढ़ेंगी ही, सवाल तो उठ खड़े होंगे और लोगों की नजर में भी एक सवाल पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये हमने पहले राउंड के डिस्कशन में हमने ये बात की ही थी कि भाई अभी जानबूझकर शायद वो अपने आप को इस इलेक्शन कैंपेन में पीछे रख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर कैंपेन विफल हो जाए और पार्टी हार जाए इन 4-5 राज्यों में, या फिर इनमें से मे बी 3 राज्यों में हार जाए, 1-2 ही शायद घात लगे, जो भी है, तो कहीं मतलब मोदी जी की जो इमेज है उस पर आंच ना आ जाए, ये एक शायद केयरफुली वो अभी सोच रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन 2024 के बारे में शायद उनका एक प्लान तैयार होगा। बीजेपी कोई डरने वाली पार्टी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो डरते नहीं है किसी बात से, वो पूरी तरह से तैयार रहते हैं। और सिर्फ एक मुझे जो लगता है, राजस्थान का जो चुनाव है, राजस्थान का चुनाव बहुत ही जिसको कहते हैं वाटरशेड एक इवेंट होगा। अगर वहाँ कांग्रेस फिर से सत्ता पे काबिज हो जाती है, तो वो बहुत सारे वो एक मतलब इस बात का पॉइंटर होगा कि अंडर करंट जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड है कि वो अल्टरनेट करता है दो पार्टियों के बीच में, पहले बीजेपी और फिर बाद में कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, इस तरह से सरकारें वहां बदलती आई है पिछले कई सालों से। वो ट्रेंड अगर ब्रेक होता है, एंटी इनकम्बेंसी जो है कांग्रेस के खिलाफ, वो अगर काम नहीं करती है, और जो पार्टी में जो झगड़े हैं, मतलब गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो भी, हाँ, तो जो भी झगड़े हैं वो पार्टी के अंदर के डिसिशंस के बावजूद अगर वहां कांग्रेस जीतती है, तो ये स्पष्ट संकेत होगा कि लोगों ने अपना मन कांग्रेस के प्रति बना लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मुझे लगता है राजस्थान के चुनाव जो है उन्हें बहुत नजदीकी से उसको देखना, और उसके नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा 2024 में। ये शायद जैसा हम समझते हैं उसी तरह से बीजेपी भी समझती है। इसीलिए जो स्टेप्स उन्होंने मध्य प्रदेश में लिए, मतलब 4 एमपीज को वहां खड़ा किया असेंबली इलेक्शन में, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को विजय वर्गीय खड़ा किया, और 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी खड़ा किया, वो स्टेप्स लेने से वो राजस्थान में कतराए, क्योंकि वहां से एक नेगेटिव वाइब उनको मिला है। और वसुंधरा राजे सिंधिया में भी उन्होंने वापस अपना विश्वास अभी जताया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, ऐसा लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को भी साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन दोनों वापस अपनी अपने स्थान पर अभी पक्के जमे हुए हैं। ये इस बात का पॉइंटर भी है कि पार्टी की जो शीर्ष नेता है उनको ये फीडबैक मिला है कि ऐसा करने से पार्टी का नुकसान होगा। इसलिए फिर से शिवराज सिंह चौहान और अभी वसुंधरा राजे सिंधिया ये अभी फिर से ताकतवर बनकर उभरे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो ये कुल मिला के 2 कदम पीछे हटने वाला काम जो बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने किया है, वो शायद 2024 के इलेक्शन की दृष्टि से किया है। मतलब ये ना हो कि पार्टी में कुछ गड़बड़ हो जाए, 2024 पे उसका असर हो। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टॉप गैप जैसा एक
स्ट्रेटेजिकल मूव है, ये भी हो सकता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस जो जो मुद्दे लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े हैं, उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में मतलब कुछ खटास पैदा किया जाए। अब कल वो अमित शाह जिस तरह की बात कर रहे थे कि ये क्या जाने लोगों के प्रॉब्लम्स, और ये इनका मूल तो इटली में है, ये इस तरह की बात करना, वो पार्टी करती है इस तरह की बात, जो मुसलमानों को 10 पुरखों पहले के पुरखे बताती है कि आपके हमारे पुरखे एक ही थे। और ये तो इनके पिता तो राजीव गांधी एक जनरेशन पहले ही के ही हिंदू हैं, तो इनके जो पुरखे हैं वो इटली के बताते हैं और मुसलमानों को बताते हैं कि आपके पुरखे यहीं के हिंदू हैं। तो ये इस तरह का जो डबल स्पीक है, डबल स्टैंडर्ड है इनका, ये, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में भी वो झगड़ा लगाना चाहते हैं। अब ये नीति उन्होंने अपनाई है। तो जब हाथ में कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ मुद्दा ही नहीं है, और दूसरे किसी मुद्दे पर वो माइले मिल रहा है ऐसा उनको दिख ही नहीं रहा है। जिस तरह से मोदी जी की रैलीज में भीड़ नहीं जुट रही है, जिस तरह से वो उनके भाषण बोरिंग होते जा रहे हैं, एक तरह का फटीक बना है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बातें सामने उभर कर आ रही है। अब इन बातों को किस तरह से बदलेंगे, किस तरह से इनमें बदलाव लाएंगे और 2024 में फिर से अपनी साख उसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे जो 2019 में थी, ये देखने वाली बात होगी। उसके लिए वो क्या क्या पैतरे अपनाते हैं, किस तरह के कैंपेन्स करते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये चारों पांचों राज्यों में, तेलंगाना में देखिए, अगर मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत जाए, मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स है। तो ये अंडर करंट बताएगा, ये इलेक्शन हमको अंडर करंट बताएगा। जो हमने हिमाचल में देखा, जो हमने कर्नाटक में देखा, वो अगर इन 3-4 राज्यों में हमें कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे, तो हम ये नहीं कह सकेंगे उस समय कि नहीं विधानसभा और लोकसभा की इलेक्शंस तो अलग अलग होते हैं। अगर 5-6 राज्यों में इकट्ठा लोग कांग्रेस को चुनकर दे रहे हैं एक के बाद एक, तो वही ट्रेंड मुझे लगता है लोकसभा में भी बना रहेगा, और वो बीजेपी के लिए बहुत चिंता का विषय होगा। इसीलिए ये चारों पांचों राज्यों की चुनाव जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये आम इलेक्शन जो है उससे जस्ट पहले ये इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये भी देखना महत्वपूर्ण है कि जो इंडिया गठबंधन है, इससे पहले जो 2019 या 2014 का जो आम चुनाव हुए हैं, उसमें कोई गठबंधन नहीं था। इन 10 सालों में पहली बार ऐसा है कि कोई ऐसा गठबंधन बना है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में जो पार्टियां हैं वो एक साथ एकजुट इकट्ठा हुई हैं, और वो कोई ऐसी छोटे मोटे दल नहीं है, वो अपने आप में अपने स्टेट की बड़ी पार्टियां हैं जो वहां पर सत्ता पर काबिज है। 28 ऐसे दल हैं। तो ऐसे में, और अगर एक कैंडिडेट अगर तमाम पार्टियां एक सीट पर उतारती हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रही है। और बिलाल साहब, आपको ये लगता है कि हमने देखा जब कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, कांग्रेस जीती, और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से राहुल गांधी ने की थी, और फिर उसके बाद ये इंडिया गठबंधन बना था, तो एक नए तरीके का जो कॉन्फिडेंस है लोगों को राहुल गांधी में आया, और राहुल गांधी को लेकर पूरी जो एक छवि थी वो तमाम तरह से एकदम से चेंज हो गई। अब इन 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं, इन 5 राज्यों में खासतौर पर हम बात करें तो अगर जो स्टार कैंपेनर है, जो वहां के स्टेट लीडर्स हैं, वो तो है ही, उनको तो कांग्रेस बिल्कुल फेस बनाकर आगे रख ही रही है, उसी तरह की रिस्पेक्ट देती है, उसी तरह की पावर उनको दी हुई है। लेकिन जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, जो फेस बने हुए हैं, अगर वो यहाँ पर इन 5 राज्यों में सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको लग रहा है 2024 की जो पटकथा है पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी? क्योंकि घूम फिर कर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ धर्म की सियासत है, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक सियासत ही है। अभी भी आप ये देखिए, तमाम रैलियों में यही किया जा रहा है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक रैली से कह रहे थे कि उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आपने मदरसों को बंद किया, आपको क्या ये फैसला ठीक लगता है, तो वो बहुत फख्र से कह रहे थे कि मैंने कहा मुझे लगता है मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन फैसला था। तो इस तरह की सियासत जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। उन्हें अभी भी लगता है कि एक तरफ तमाम वो योजनाएं हैं
घोषणाएं हैं वो कामयाब योजनाएं हैं जिनको कांग्रेस ने करके दिखाया है और उन पर वो वोट मांग रही है। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस तरह की सियासत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। देखिए बुशरा साहब, 5 राज्यों के चुनाव यकीनन महत्वपूर्ण है और इसका रिजल्ट यकीनन 2024 का नैरेटिव के का जो एक प्लेटफॉर्म होता है उसको सेट कर देगा, क्योंकि टाइमिंग इतना क्लोज है कि सेकंड थॉट की कोई गुंजाइश ही नहीं। अगर आप इसको लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें या व्यापक दृष्टिकोण से देखें, आप देख रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अप्रोच है इलेक्शंस को लेकर या उनके जो मुद्दे हैं या धर्म का मुद्दा, वो जनता को अपील ही नहीं कर रहे, वो क्लिक नहीं हो पा रहे। अगर धर्म का मुद्दा एक्सेलरेट हो रहा होता तो फिर प्रधानमंत्री अपने आप को इन चुनावों से एहतियात न बरतते और फिर वो और सांप्रदायिक भाषणबाजी कराते और ज्यादा बयानबाजी कराते। दरअसल पिछले 10 साल के अंदर ओवरऑल जो स्टेट के फेसेस रहे हैं, जहां जहां भी चुनाव हुए और नेशनल लेवल पर तो मोदी जी ही फेस रहे हैं। तो पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो पिछले 10 साल की जो एक बेचैनी है और खासतौर से महंगाई और बेरोजगारी, उसने लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी है इस सरकार के खिलाफ। और 10 साल का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा कार्यकाल होता है और 10 साल के कार्यकाल के बाद जनता एक अपेक्षा करती है कि उसके जीवन में कोई तब्दीली उसे नजर आए। कोरोना भी आपने देखा होगा, नोटबंदी भी आपने देखी, ये सारे जीएसटी भी आपने देखी और इतने बड़े बड़े डिसीजंस हुए, किस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ, पूरी देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों को आज जीवन यापन मुश्किल हो गया है। तो आज उनको लग रहा है कि ये जो सरकार है, इसने जो हम लोगों से वादे किए थे, जो हमें सब जुबाग दिखाए थे, वो धरातल पे उतरते हुए नजर नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर सरकार पूरी तरह नीतिगत रूप से एक्सपोज हुई है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर की कोई ना ही तो कोई स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है, ना ही कोई उनकी भाषणबाजी काम आ रही है, ना ही सांप्रदायिकता को करने की कोशिश भी की जा रही है, तो लेकिन वो चीजें पैदा नहीं हो पा रही हैं ग्राउंड पर, ताकि उसके काउंटर प्रोडक्टिव ओबीसी कार्ड विपक्ष ने हथिया लिया है। आप जिन जातियों के माध्यम से आप सांप्रदायिकता फैलाते थे, जिनको बेवकूफ बना के आप सांप्रदायिक राजनीति करते थे, वो खुद अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो जब से जातिगत मुद्दे हावी हुए हैं देश के अंदर, लोगों ने अपने अधिकारों की बात करनी शुरू की है, जिस तरह से समाज के अंदर चेतना आई है और जिस तरह से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में एक संघर्ष करके एक माहौल बनाया है और लोगों को जागरूक किया है, और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा इस पूरे घटनाक्रम में एक प्रासंगिक साबित हुई है। तो ये सब चीजें बता रही है कि लोग अब ऊब चुके हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं और उसी परिवर्तन की वजह से आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ नहीं तो लास्ट मोमेंट में सांप्रदायिकता ही का सहारा लेती है। लेकिन जिस तरह से स्टेट के अंदर कांग्रेस की योजनाएं काम कर रही हैं, धरातल पे जिस तरह से उनको उतारा गया है, तो लोगों ने आज फील कर लिया है कि भाई वो अपनी सुविधाओं को ज्यादा एड्रेस करना चाहते हैं, अपने अब जितनी वो खेवा हो चुकी पूर्व में भविष्य के साथ वो आगे नहीं करना चाहते। उन्हें अपनी रोजी रोटी से मतलब है, अपने जीवन व्यापन से मतलब है, अपने भविष्य से मतलब है, उनके घर में चूल्हा कैसे जले इससे मतलब है। तो कुल मिलाकर ये सारा एक तरह से यही कह सकते हैं कि अब लोगों के अंदर वो फील नहीं है इस गवर्नमेंट के लिए, जो एक फील हुआ करता था। और जब फील ही नहीं बचा तो अब क्या तो मोदी जी होंगे, क्या उनकी नीतियां होंगी। तो एक तरह से एक लोगों के अंदर उदासी है इस ओवरऑल 10 साल के कार्यकाल को लेकर, और ये उदासी की वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के ना तो चेहरे क्लिक कर पा रहे हैं जमीन पर, और न ही कोई नीतियां क्लिक कर पा रही है, न ही सांप्रदायिकता क्लिक कर पा रही है।
और बल्कि जो भी रणनीति बनाते हैं वो उल्टा ही उन पर बाउंस बैक होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि हालात बदल चुके हैं, और जब हालात बदल जाते हैं तो नेता अपना असरअंदाज होना का जो हो, उनका असरअंदाज होना होता है समाज में, उसका प्रभाव कम हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो पूरा कंफ्यूजन है वो नजर आ रहा है। पहले जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको साइडलाइन करें, वो मंच पे हो, उनका नाम ना लिया जाए, उनको बोलने ना दिया जाए, उनकी किसी योजना की बात ना हो, उनको टिकट बंटवारा हो तो उसमें उनकी कोई से ना हो। फिर उसके बाद जब लगे कि नहीं ये तो काम नहीं कर रहा है, मोदी जी का चेहरा तो काम नहीं कर रहा, लोग उसको भी जो है वहां रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही है, और जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वेज हो रहे हैं, वो भी उनके फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर से जो है वो चाहे हम वसुंधरा राजे की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तो एक बार फिर से उनकी वापसी की जाती है, और मोदी जी जो है अपना चेहरा जो है वो धीरे धीरे करके जो है वहां से हटा लेते हैं। लेकिन जनता की ये समझ में आ रहा है, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और ये जिस तरह से लगातार उनको एक तरह का बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, वो जनता को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ तक कि इलेक्शन कैंपेन का जो थीम सॉन्ग है मध्य प्रदेश में, वो भी नरेंद्र मोदी को सेंटर में रखकर ही किया गया था। लेकिन अब जो तमाम पूरा चुनावी कैंपेन है उससे गायब है। जहां जहां इवेंट है, हाँ, जहां जहां मोदी मोदी सुनने के लिए मिलता है, जहां वो गाड़ियों में खड़े होकर, रथ पे खड़े होकर हाथ हिला सकते हैं, अभिनंदन स्वीकार कर सकते हैं लोगों का, जहां तालियां बज सकती हैं, जहां एक तरफा वो संवाद कर सकते हैं, वहां सब जगह अभी भी मोदी जी नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां उनको सामने जनता बैठी हो और वहां से उनको जवाब कोई मिलना हो, तो वहां जो है नरेंद्र मोदी अब जाने से पूरी तरीके से बच रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आने वाले इलेक्शन में जो होगा वो आगे 2024 के लिए बहुत कुछ बताने वाला है, और कांग्रेस के अंदर जो नई ऊर्जा और नया कॉन्फिडेंस जो आया है, और जो इन राज्यों के जो इलेक्शन में अगर उनके फेवर में नतीजे आते हैं जो आएगा, वो देखने काबिल होगा। और उससे इंडिया गठबंधन जो है उसमें जो कांग्रेस की पोजीशन है वो भी पूरे तरीके से और ज्यादा मजबूत और बदलने वाली है। ये आने वाले वक्त में देखने के लिए मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए DB